बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारी स्टडी टेक्स्ट में से। रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम वैसी ही कि हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है और साथ में हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के देनी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ Broadbury and Company for the year ending 31st December 2013 and its statement of financial position at that date in format suitable for publications। अब देखें हमारे पास जो फॉर्मेट गिवन है उसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट शामिल हैं। बैलेंस शीट की बात करें नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में अब अगर गौर से देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आ रहा है। मतलब मैंने जाके सिंपली WDB ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स लिख देंगे। करंट एसेट की बात करें तो इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड बैंक के बैलेंसेस नजर आए। ऑनर्स इक्विटी एक ही अमाउंट जाके हम लोगों ने लिखनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पे चलें तो हमें कहा गया ट्रायल बैलेंस हमें दे दिया गया एज ए 31 दिसंबर 2013 द एंड ऑफ इट्स मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, और उसमें प्लांट एंड मशीनरी ही उसने उठाकर दिए और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। मतलब कि उसने भी अपने नॉन करंट एसेट्स को अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया। सिंपल उसके पास जो प्लांट एंड मशीनरी मौजूद था उसकी कॉस्ट बता दी गई, साथ में उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस आया, तो इन्वेंट्री भी हमारे पास ओपनिंग आ गई। रेवेन्यू के बैलेंसेस आ गए, परचेजेस आई, कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स। अब अगर बैड डेट्स अलग से बताए हैं तो मतलब उसने इनको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनाया हुआ। फिर लोन है हमारे पास, चार्जिंग इंटरेस्ट एट 6%, तो लोन की टोटल अमाउंट 400,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स, पेएबल्स, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास मौजूद। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 400 का 6%, ये हमारे पास कितना बनता है 400,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इज इक्वल टू 24,000। जबकि यहाँ पर अमाउंट कितनी आई हुई है। अब यहाँ पर अभी जब तक कि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। बेसिकली अगर ये लोन मेरे पास फर्स्ट डे से लास्ट डेट पर होता तो इसके ऊपर टोटल जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा है वो 24,000 बन रहा है, जबकि मैंने पे 12,000 किया है, तो रिमेनिंग 12,000 मेरी लायबिलिटी बनेगा, एक्रियूड एक्सपेंस के तौर पर आएगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मेरे एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा वो 24,000 बन जाएगा। राइट। अच्छा, फिर हम लोग बैंक का बैलेंस हमें बता दिया गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास एडिशनल, इनमें अगर देखें तो क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड is to be provided at the rate of 10% of cost, तो 10% ऑफ कॉस्ट है तो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने, और अगर यहाँ पे होता है WDB तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 920,000 में से 215,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास WDB आती, उसका 10% हम लोग चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट, there are accrued distribution expenses of rupees 7,500, prepaid administrative expenses of rupees 4,000. The allowances for doubtful debt should be adjusted to 2% of the trade receivables at 31st December 2013. Interest has not been accrued on the loan at year end. Interest has not been accrued on the loan at year end. अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखें और इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग चलें तो ये कंपैरेटिवली प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा इजी क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास। अब भाई मुझे पता चल गया क्या मेरे सेल्स में कोई इशू है, परचेजेस में कोई इशू है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लोग फौरन इनको जाके अकाउंट पार कर सकते हैं। क्या आप लोग अपना ये रेवेन्यू की अमाउंट लिखें, क्या आपके पास कोई रिटर्न्स हैं, कोई डिस्काउंट अलाउड है, आपने यही अमाउंट एज इट इज आके अपने रेवेन्यू का पार्ट बना देनी है 1292 था। आप लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। जैसे ही आप एडजस्टमेंट्स वगैरह पढ़ लें आपने सबसे पहले उन वैल्यूज को पुट कर लें जिनमें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है।
आपने सबसे पहले उनको पुट कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं बड़ी आसानी से कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन कर सकता हूं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 39,000, कैलकुलेटर पे ऐड करते जाएं, और ये मेरे पास अमाउंट्स टोटल हैं। तो 39,000 इसमें मैं ऐड कर दूंगा परचेजेस 550,000, और परचेजेस से रेलिवेंट मुझे किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नजर नहीं, ना तो डिस्काउंट रिसीव थे, ना मेरे पास परचेजेस रिटर्न थी। तो सिंपली मैंने इसमें से जाके अपना ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो 554,000 मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। मैंने जाके ये रिकॉर्ड की और मैं इस अमाउंट तक पहुंच गया। ऑल राइट। अब इसी तरह से अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मुझे ये एडजस्टमेंट बहुत इजी नजर आए कि मैंने सिंपली कॉस्ट का 10% चार्ज कर देना है। तो 920,000 का इसमें मैं ऐड कर दूंगा 92,000, तो ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मेरे पास बन जाएगी 307,000। ये एक्यूमुलेटेड 920 माइनस 307,000, और मैंने जाके अपने नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर दिया 613,000 पर। ऑल राइट। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरे पास आ गई। उसके बाद आप लोग अगर देखें रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में मुझे पता चला कि मैंने इनमें किसी किस्म की और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मैंने सिर्फ अपने रिसीवेबल्स में से माइनस करनी है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने परसेंट पर है? तो इट मींस दैट मुझे 98% लिखना है। तो सिंपल वर्किंग इसकी ये होती है कि आपने अपना रिसीवेबल का बैलेंस उठाया और इसको मल्टीप्लाइड बाय 98% कर दो, ये 196 आपके रिसीवेबल्स का बैलेंस बन जाता है। मतलब 200,000 का 2%, 4,000 क्लोजिंग प्रोविजन जब वो आपने माइनस की 196,000, इट मींस दैट आप अपने ग्रॉस रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजन रेट 100 में से माइनस करके जो अमाउंट बची है, जैसे 2% था प्रोविजन रेट, तो रिमेनिंग 98%, तो 98% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाती है, वो जाके आप लोग लिख दिया करें। इसके अलावा अगर आप लोग देखें बैंक का बैलेंस एज इट इज हमने लिखना होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये बैंक का बैलेंस एज इट इज हम लोगों ने 58,000 लिख दिया, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्री पेमेंट्स वगैरह की तो मुझे ट्रायल बैलेंस में किसी किस्म की कोई प्री पेमेंट्स नजर नहीं आए। लेकिन जब मैं एडजस्टमेंट्स को पढ़ रहा था तो मुझे प्री पेड एक्सपेंस ऑफ 4,000 नजर आए। ये मेरे करंट एसेट्स हो जाएंगे, लेकिन फौरन ही जाकर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से 4,000 लेस कर दिए। तो मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने 4,000 लिखा, तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरे तमाम एसेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अपने टोटल एसेट्स का बैलेंस आइडेंटिफाई किया, यही टोटल मैंने इक्विटी और लायबिलिटीज का बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? अब नॉन करंट लायबिलिटीज का मुझे पता चल गया 4 लाख रुपए का लोन है, मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, एज इट इज वही नॉन करंट लायबिलिटी 400,000 आके रिकॉर्ड करो। मेरे पास जो मेरे पेएबल्स मौजूद हैं, ट्रेड पेएबल्स, तो वो मेरे पास आ गए ट्रेड पेएबल 73,500। मैंने देखा कि क्या किसी किस्म के कोई एक्रूड एक्सपेंसेस पहले अपने ट्रायल बैलेंस में से देखा करें, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी लायबिलिटी आपको नजर आई? ट्रेड पेएबल्स हमने अलग से लिख दिए, क्या उसके अलावा कोई नजर आई? लेकिन एडजस्टमेंट्स में अगर आप लोग जाएं तो 7500 आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्रूड हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे 7500। ये बात क्लियर? और जाकर आपने अपनी लायबिलिटीज लिख दी, यहां पर एक तो पेएबल्स आपके पास आ गए 73,500 के, उसके अलावा 7500 आपको यहां से मिला, और साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट आपने रिकॉर्ड नहीं की कोई, तो 12,000 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है जो कि लायबिलिटीज के तौर पर जाएगा। टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास बनता था 400,000 का 6% इज इक्वल टू 24,000, जबकि आपने कितना चार्ज किया हुआ है, तो इसमें 12,000 ऐड कर देंगे और ये 12,000 आपकी लायबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा। तो 12,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू
19500। अब यहां से देखें तो लायबिलिटीज भी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। इन लायबिलिटीज से जाकर आप लोगों ने ये बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड की, 413 था, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब आपने ये देखना है कि भाई इसमें ये 413,000 इक्विटी के पार्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें एक तो आपका कैपिटल शामिल हो जाएगा, तो आपको कैपिटल की वैल्यू यहां पर बता दी गई क्या है। क्या किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स हैं, और हमने लाजमी बात है फिर 173 में क्या वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास 413,000 बन जाए। 173,000 में क्या वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास 413,000 बन जाए। 240,000 ये आपका प्रॉफिट है। इतनी सी वर्किंग थी। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हमने एक्सपेंसेस की एक भी एडजस्टमेंट नहीं की, राइट। और आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हैं। जब आप अपने क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पे अटक गए, आप काफी सारे मार्क्स अपने खो देंगे, फिर आप लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप रिवर्स कैलकुलेशंस करें। अब अगर इन एक्सपेंसेस को हम लोग देखें 498,000, अब देखें अपने ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस को, ये देखें। सबसे पहला एक्सपेंस लिखे अपने पास 92,000, फिर 116,000 प्लस 7,500 प्लस 241,000 माइनस 4,000। बैड डेट्स की अगर बात करें तो इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लिया करें बैड डेट्स की। ओपनिंग गिवन था 6,000, क्लोजिंग हमने फाइंड किया 4,000, 200,000 का 2%। बैड डेट एक्सपेंस 23500। अब यहां पर अगर देखें 21500, ये इनकम स्टेटमेंट को हम लोग चार्ज कर देंगे। तो अपने उन एक्सपेंसेस में 21500 ऐड करें, तो ये बैड डेट एक्सपेंस आप ट्रीट कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने इंटरेस्ट 24,000 एंड आंसर इज 498,000। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ऑलराइट, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर आपके लिए कोई थोड़ी सी मुश्किल चीज अगर बन सकती थी तो वो ना आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है। और इसके लिए आपने बी केयरफुल कि जब आपको लोन की अमाउंट बता दी जाए और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बता दिया जाए, अगर आपको ये कह देता कि हम लोगों ने ये लोन सपोज कि 1 अप्रैल से लिया, 1 अप्रैल को ये लोन की अमाउंट ली, तो लाजिमी बात है करंट ईयर में 9 मंथ्स का एक्सपेंस बनना चाहिए था। तो मैं क्या करता, 400,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 इज इक्वल टू 18,000। तो फिर मेरा एक्सपेंस 18,000 बनना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में कंप्लीट एक्सपेंस लिखा जाता है इररिस्पेक्टिव हमने पे किया या नहीं किया। तो इनकम स्टेटमेंट में वही एक्सपेंस लेके जाते। यहां पर मुझे टाइम नहीं बताया गया कि मैंने लोन कब ऑब्टेन किया, तो हमने हमेशा यही कंसीडर करना है कि भाई फर्स्ट डेट से लोन था और लास्ट डेट तक लोन मौजूद है, मतलब पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। तो 400,000 का अगर मैं 6% चार्ज करूं तो वो 24,000 बनता है, जबकि ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी गिवन थी, 12,000। तो हमेशा याद रखें ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस पेड मौजूद होते हैं। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स आपको अदर इंफॉर्मेशन से पता चलती हैं। अब अगर इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन ना भी हो तब भी आपने इंटरेस्ट 24,000 एक्सपेंस के तौर पर और 12,000 अपनी एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना होगा।
राइट। अगर वो खुद से कोई इंफॉर्मेशन दे दे तो फिर आपने उसको जाकर उसके मुताबिक उसको फॉलो करना है और वैसे ही आप लोगों ने वर्किंग करनी है। अब यहां पर उसने कह दिया था कि भाई इंटरेस्ट हैज नॉट बीन एक्रूड ऑन द लोन एट ईयर एंड। इट मींस दैट, कहता है कि यार मैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा था उसमें जो 12,000 मैंने पे किया ड्यूरिंग द ईयर, मैंने उसको जाके कैरी डाउन बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया और वो तुम्हें मेरे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, जबकि जो एक्रूड एक्सपेंस मेरे पास 12,000 आ रहा था मैंने उसको अभी तक रिकॉर्ड, तो जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा एक्सपेंस कितना बन जाएगा 24,000। तो मैंने एक्रूवल्स रिकॉर्ड कर दी हैं। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।